आज हम करने वाले हैं वायरल वीडियोस पे साइंटिफिकली रिएक्ट। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था और इंस्टाग्राम पे चैनल पे भी जाके मैंने पोल डाला था। आज की पहली वीडियो लेते हैं। शिवा तुम्हारा हाथ। अगर आपने नोटिस किया हो कि इस पूरे प्रोसेस में आग क्यों लगी, तो यार ये बहुत घरों में बहुत कॉमन सी एक चीज़ होती है जो कभी कभार लग जाती है। वो होता क्या है, पहली बात तो देखो आप, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई थी इस वीडियो के अंदर इनिशियली, और वो फ्लेम एक्चुअली ऊपर तक आ रही थी। अब होता क्या है कि हम खाने को बनाते वक्त उसके अंदर ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं और हाई टेम्परेचर पे ऑयल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ हद तक वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं और वो सीधा कंटेनर के ऊपर होते हैं। तो उन ऑयल के वेपर्स में भी आग लग जाती है। अगर आप कोई कुकिंग कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बटर या ऑयल है या देसी घी वगैरह है या कोई भी ऑयल है, तो फ्लेम बहुत लो होनी चाहिए, वरना आपका भी ग्रेट कली जैसा हाल होने वाला है। अरे बाबा! इस पे एक कमेंट बहुत खतरनाक आ रहा है कि सर आप अपनी थूक से इसको बुझा दो। मतलब नॉट साइंस का पार्ट, बट ठीक है। ध्यान दीजिए, वो उसे ओपन कीजिए। आर यू ओके? स्वामी जी, जिनको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता, लेकिन उनको वो नहीं दिखता जो सबको दिखता है। लेकिन उनको वो नहीं दिखता जो सबको दिखता है। काश में क्या गिरा? बहुत हंसी आ रही है मुझे, बहुत हंसी आ रही है। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे लोग कांच पर टकरा गए, और हो सकता है आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ भी हो। अगर हुआ है कभी तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये बहुत नॉर्मल है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। जो ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के बहुत करीब होता है। ऑल्दो डिपेंडिंग अपॉन द ग्लास बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कईयों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 से ज़्यादा होता है, कईयों का 1.3 से थोड़ा सा कम भी होता है। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नहीं पता, जितना ज़्यादा एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ना, लाइट उतनी ज़्यादा बेंड होगी। अब क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के थोड़ा करीब होता है, तो लाइट एक्चुअली बेंड नहीं होती और एयर और ग्लास हमें लगभग बराबर दिखते हैं। और ये रीज़न है कि कभी कभार अगर ग्लास बहुत ज़्यादा साफ़ हो तो हम लोगों को दिखता नहीं है रास्ते में, क्योंकि लाइट बेंड नहीं होती है, लाइट का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता और उनका तो ध्यान भी शायद वहाँ नहीं था। तो ये टकराना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है मुझे लगता है। ओह शिट, Here we go again. ओह माय गॉड। अब यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब एक लड़का और एक लड़की आके टकराए तो दो रीज़न है। पहला रीज़न, जो लड़का है आप देख सकते हैं उसने बॉल से पहले तो लड़की को पुश भी किया। सेकेंडली, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लागू हो रहे हैं। लड़की जो है उसका मास काफ़ी कम है, जिसका मास कम होता है उसकी वेलोसिटी में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसका मास कम होता है, टक्कर होने के बाद उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे लड़की की वेलोसिटी में हमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, मुझे पता है क्या होने वाला है। तो ये मुंह लगाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था इसके अंदर। बट हाँ, कोक जब मेंटोस के अंदर जाती है तो ऐसा एक्चुअली में क्या होता है कि वो इतने बबल्स क्रिएट करती है। तो हम सबको पता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कोका कोला, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब मेंटोस के ऊपर छोटे छोटे रफ सरफेसेस होते हैं। तो जैसे ही मेंटोस उस कोल्ड ड्रिंक में जाती है, वो उनके लिए एक न्यूक्लियस का काम करती है और सारे बबल्स को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से अंदर एक चेन प्रोसेस शुरू होता है। सारे बबल्स बाहर आते हैं और बेचारे के तो सारे छेदों से बाहर आ गए। जैसे डोमिनोज इफेक्ट होता है, लाइक वैसा ही कुछ अंदर होता है और वो सारे बबल्स एकदम से बाहर आते हैं। चलो अगली वीडियो पे चलते हैं। नो 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 नो, हग दिया। अब सारा का सारा खेल है सेंटर ऑफ मास का। अब क्योंकि लड़की ने अपना वजन पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो सेंटर ऑफ मास उनका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। और जैसे सेंटर ऑफ मास हमारी मिडल एक्सिस से ज़्यादा इधर शिफ्ट होता है तो बॉडी डिसबैलेंस होती है। और यही रीज़न है कि गाड़ियों में ओवरलोड कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी ओवरलोड करते हैं, जब वो मुड़ती है और एक तरफ से वो भारी हो जाती है, तो बिल्कुल यही हाल होने वाला है। तो सारा खेल यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का है बेसिकली।
अब इस वीडियो के अंदर उसने समरसॉल्ट मारा, अपनी बॉडी को छोटा किया, रेडियस कम किया, एंगुलर मोमेंटम को बढ़ाने की कोशिश की। रेडियस कम करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें कंप्लीट टर्न लेना है तो। ये लड़का शायद साइंस एंड फन की क्लासेस नहीं लेता है। इसने एक चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया और वो है कि लिफ्ट का मोशन ऊपर की तरफ है। तो जब वो रास्ते में एक्चुअली घूम रहा है तो उसका लिफ्ट से कांटेक्ट चला गया, वो लिफ्ट का पार्ट नहीं है और लिफ्ट उसके रिस्पेक्ट से ऊपर जा रही है। फ्लोर एक्चुअली में ज़्यादा करीब आ रहा है जिसकी वजह से वो हवा में कम समय रह पाएगा और उसका जो टर्न है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर ये स्टैटिक लिफ्ट में होता या लिफ्ट रुकी भी होती और फिर ये ऐसे समरसॉल्ट मारता है, बैक फ्लिप मारता, तो क्या ये बैक फ्लिप पूरी कर पाता? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे और बहुत फनी वीडियोज़ हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन जहाँ पे हम ऐसे फ़नी तरीके से वीडियोज़ के माध्यम से साइंस को सीख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपके लिए कुछ बुक्स लेके आया हूँ ओसवाल गुरुकुल की। ओसवाल गुरुकुल जो पब्लिकेशन है वो 9, 10, 11, 12 के लिए लगभग हर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत प्यारी किताबें छापते हैं। इस किताबों के अंदर जो कंटेंट है बिल्कुल उसी तरीके से छापा गया है जिस तरीके से हम लोग साइंस को इन अ फन वे पढ़ाते हैं। आपको बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 9, 10, 11, 12 के लगभग सारे सब्जेक्ट्स की किताबें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल किताब के बारे में बात करने आया हूँ जो कि है 36 सैम्पल पेपर साइंस स्ट्रीम के, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न अभी हाल ही में बहुत बदला और बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ है नए पैटर्न के ऊपर। तो 36 पेपर हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमेन परफेक्ट। और 36 सैंपल पेपर करके आपकी प्रैक्टिस इतनी खतरनाक होने वाली है कि आपको कोई नहीं हरा सकता। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारी बुक्स का मिल जाएगा, जाके परचेज करो और अपने बोर्ड की तैयारी को बेहतरीन बनाओ। वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू सो मच। अगर आप सबने 9th क्लास पार की तो आप सबको पता है कि इस बच्चे के गिरने के पीछे का रीज़न क्या है, और वो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो मोशन में था और वो मोशन में रहना चाहता है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। जैसे ही वो ज़मीन पे आया उसकी लोअर बॉडी जो है वो एक्चुअली रेस्ट पे आ गई, बिकॉज ज़मीन रेस्ट पे थी। लेकिन उसकी अपर बॉडी ने कहा नहीं भैया, मैं तो न्यूटन जी के लॉ को फॉलो करता हूँ, मैं तो आगे ही गिरूंगा, मैं तो आगे जाऊँगा। अब उसके शरीर के दो हिस्से तो हो नहीं सकते, तो उसकी लोअर बॉडी आगे की तरफ जाना चाहती है, अपर बॉडी बहना चाहती है, जिसकी वजह से वो धड़ाम से गिरा। लेकिन आप मुझे बताओ, पहली बात तो चलती हुई व्हीकल, ट्रेन, इन सब से उतरना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपके हिसाब से क्या उसको करना चाहिए था कि उसके गिरने के चांसेस कम होते? ये 5 सेकंड में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अदरवाइज मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर ये बच्चा चलते आगे के डायरेक्शन में चलते चलते धीरे रुकता तो न्यूटन जी के लॉ, एक्चुअली न्यूटन जी इसकी रिस्पेक्ट करते, क्योंकि ये अपनी लोअर बॉडी को भी आगे लेके जाता और अपर बॉडी को भी, और ग्रेजुअली रेस्ट पे आता, तो शायद ये ना गिरता। बट स्टिल चलते हुए व्हीकल से उतरना एक बहुत रिस्की जॉब है, हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए। ओके ओके, मजा आया। एक्चुअली यहाँ पे एक वेव यानी कि डिस्टरबेंस का खेल है। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं उस स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ के ऐसे एक जर्क दूँ, तो यहाँ से डिस्टरबेंस क्रिएट होगी और वो डिस्टरबेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिसको हम वेव कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक्चुअली वो हुआ, अगर आप नोटिस करें तो इनिशियली वो जो सरिये थे वो उस व्हीकल के ऊपर थे। अब जब वो व्हीकल वहाँ से हटा तो वो जो सारे सरिये आए ग्रेविटी की वजह से नीचे आए, तो बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया उन्होंने जैसा कि एक थ्रेड के केस में होता है। अब थ्रेड जैसे कि नीचे आता है, बिल्कुल सरिये भी वैसे ही नीचे आए और एक इनिशियल डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, पूरी की पूरी वेव एनर्जी एक्चुअली ट्रेवल हुई और वो सारी एनर्जी अंकल तक पहुंची और अंकल जी के गलत जगह पे चोट लगी। समझ रहे हो एक्चुअली। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझाते हैं। पेंडुलम को छोड़ा जाएगा जिस जगह से, वो उसी जगह पे वापस आएगा, बल्कि उससे कम, क्योंकि रास्ते में एनर्जी का लॉस होगा। बट जनरली इस एक्सपेरिमेंट को, इस डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाते हुए 2 बड़ी गलतियाँ होती हैं। पहली गलती, इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाती है, इनिशियल झटका दे दिया जाता है, जिससे कि एनर्जी ऐड ऑन हो जाती है और पेंडुलम पहले से ज़्यादा हाइट पे वापस आता है, जिसकी वजह से मुँह पे लगता है। सेकेंडली, इन्होंने यहाँ पे अभी मैंने वीडियो देखी भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने एक गलती और की है कि जो बच्चा है उसके बैक पे एक सपोर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चा वहीं पे टिका रहे, क्योंकि वो आगे ना आए। क्योंकि बैक पे अगर सपोर्ट होगा तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा कि मुझे इससे आगे नहीं आना। बट यहाँ पे क्योंकि बैक पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो हो सकता है बच्चा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। और देखें
हाँ ये बच्चा आगे आया, आगे आया। ओह शिट, आपने आवाज सुनी? अरे हाँ भाई हाँ। तो यहाँ बच्चा आगे आया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वैलिड रहता है, यहाँ पे गलती उनकी है, ठीक है। दोस्तों एक तरीका होता है जिसमें प्लास्टिक को नया बनाने के लिए उस पर आग की फ्लेम को डाला जाता है। अच्छा। फिर से नया जैसा बनाया जा सकता है। दरअसल ये तरीका तब यूज किया जाता है जब प्लास्टिक बहुत दिनों तक धूप में पड़ा हो और उसका रंग पूरी तरह से फेड हो चुका हो। यार देखो एक्चुअली ये नया जैसा बन रहा है बट नया नहीं हो रहा है। जो जैसे लाल रंग की चेयर है या कुर्सी है, इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है वो धूप में एक्सपोज होती है और धूप में एक्सपोज होने के बाद उसका रंग फेड हो जाता है। सेम गोज फॉर स्कूटी की जो लेयर है। अब जब उसको हम बहुत हाई टेम्परेचर फ्लेम पे जलाते हैं तो उसकी अपर पतली सी जो लेयर फॉर्म हुई है जिसका कलर फेड हो गया है, वो एक्चुअली लेयर इवेपोरेट हो जाती है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बहुत हाई, देखो आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मार रहे हैं, ये नॉर्मल लाइट की फ्लेम से या कैंडल से नहीं होगा, बहुत हाई फ्लेम है। नया प्लास्टिक जो है वो नीचे से वापस, क्योंकि नीचे तो नया प्लास्टिक है, ऊपर की लेयर फेड हुई है, नीचे का प्लास्टिक नया है, तो वो नीचे का प्लास्टिक एकदम से नया ऊपर आ रहा है। तो हमें लग रहा है बहुत जादुई चीज़ है बट एक्चुअली हो कुछ नहीं रहा। ऊपर की एक लेयर जो है वो बस इवेपोरेट हो रही है। यस, ये व्हेन अ फिजिसिस्ट जॉइंस अ साइकिल रेस, कैन यू एक्सप्लेन दिस? यस आई कैन। ओके, वाओ। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसका जो रीज़न है वो एरोडायनामिक्स है। ऑब्वियसली द रीज़न इज़ एरोडायनामिक्स बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न, क्योंकि अगर रीज़न सिर्फ एरोडायनामिक्स होता तो उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही होती, आप नोटिस करें, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ रही है, वो बाकियों से आगे जा रहा है, कम से कम एयर रेजिस्टेंस उसकी बॉडी में लग रहा है। बट यहाँ पे जो सेकंड सबसे बड़ा रीज़न अगर आप नोटिस करें, उसके पैडल की आप स्पीड देखो, वो बढ़ती जा रही है और वो बाकियों के पैडलिंग स्पीड से काफ़ी ज़्यादा, ऑल्दो वो एक्सटर्नल एनर्जी भी नहीं दे रहा है। अब हो क्या रहा है, अगर आप नोटिस करें तो ये रोड थोड़ी सी स्लोपिंग डाउन है, यानी कि ये ऊपर से नीचे आ रही है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना है। अब जो लोग पैडल मार रहे हैं वो पैडल और टायर के नेचुरल मोशन को जो अपने आप पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होना था उसको एक्चुअली में रोक रहे हैं। और इस इंसान ने बहुत खतरनाक दिमाग लगाया और वो ये कहा कि पैडल से पैर ही हटा लिए, जिसकी वजह से कोई हिंड्रेंस पैदा ना हो उसके स्लो पैडलिंग के मोशन से, और सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इजीली कन्वर्ट हो पाए। एंड सेकेंडली उसने स्ट्रीमलाइन किया। तो ये बहुत ग्रेट आइडिया है। जब भी हम लोग किसी स्लोप डाउन पे हों, ऑब्वियस बात है हम ये स्ट्रीमलाइन करके तो रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम पैडल से पैर हटा लें तो इसके नेचुरल मोशन को हम रोकेंगे नहीं। तो भाई साहब हैट्स ऑफ यार, बहुत बढ़िया यार। ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, अगर आप नोटिस करें इसमें ब्लेड एक्चुअली में लग रहा है कि वो रेस्ट पे है या बहुत धीरे मूव कर रहा है, बट आप देखो कैसे मूली को वो कितनी हाई स्पीड पे काट रहा है। अब ये यहाँ पे जो रीज़न है वो उसके कैमरे का है, जहाँ वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, पंगा उसके फ्रेम पर सेकंड का है। एक्चुअली वो जो ब्लेड है वो इतनी ज़्यादा तेज़ घूम रहा है, नोटिस करना अगर आप, कि जब वो एक चक्कर काट के वापस आ जा रहा है कैमरा, तब उसमें एक्चुअली फ्रेम पर सेकंड, मतलब कोई भी कैमरे से, मेरा जो ये कैमरा है ये अभी मान लो 24 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो बना रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में 24 फोटोज़ खींच रहा है। अब हर एक सेकंड में अगर ये 24 फोटोज़ खींच रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये 1/24 सेकंड में हर एक फ़ोटो को क्लिक कर रहा है। अब अगर ये कैमरा जहाँ जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, अगर लेटर सपोज ये भी 24 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो बना रहा है, तो 1/24 सेकंड में वो ब्लेड इतना तेज़ है कि 1/24 सेकंड में वो एक्चुअली में वापस आ रहा है। तो कैमरा जब पहली फ़ोटो खींच के दूसरी खींच रहा है ताकि वो उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सके, तब तक वो ब्लेड वापस एक्चुअली में वहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है, या उससे थोड़ा सा पहले आ रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि ब्लेड बहुत धीरे मूव कर रहा है। बट एक्चुअली में आप समझो कि कैमरा के अगले फ़ोटो खींचने से पहले ही वो ब्लेड चक्कर काट दे रहा है, जिसकी वजह से हमें उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम लग रही है। तो आई होप आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ नया भी सीखा होगा। हम आज इस वीडियो को बहुत छोटा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मैं ये बस एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो लेके आया था कि आप लोगों को कैसी अच्छी लगती है। आई होप आप यहाँ पे आपने बहुत फ़नी तरीके से बहुत कुछ नया भी सीखा हो और आसपास की चीज़ों के होने के कारण को भी जाना हो कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस पे आगे जाके। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें ऐसी वीडियोस और लेके आनी चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।